सुधार का कार्यक्रम हम लोगों का लगातार जारी है। जब हमने चार्ज लिया था उस समय जब हमने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो इशू ये था कि जो गैंगस्टर्स हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनके अराउंड अगर कोई आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, कोई मोबाइल फ़ोन के या कोई फिरौती घटनाएं हैं या कोई इस तरह की है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसकी हमने स्ट्रेटजी भी बनाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बताया भी था। उस स्ट्रेटजी को लागू किया गया और इन सारी घटनाओं को काबू कर लिया गया। अब कोई किसी भी तरीके के गैंगस्टर या है हार्डकोर क्रिमिनल जो जेल में है, उसके अराउंड कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है। दूसरा हमने पॉइंट ये उठाया था आगे चल के दूसरे सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो गैंगस्टर कल्चर है हम उसके खिलाफ है। हम ना किसी गैंगस्टर के खिलाफ नहीं है, तो गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ हमें चलना चाहिए। तो हमने गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ मूव किया था और गैंगस्टर कल्चर में हमने ये देखा था कि जो महिमा मंडन हो रहा था समाज में, तो उसको हमने आपके माध्यम से समाज में बताने का प्रयास किया था कि महिमा मंडन जैसी कोई चीज़ नहीं है। खाने के लिए रोटी दाल और रोटी सब्जी मिलती है जेल में, मैनुअल लेबर सबको अलॉटेड है और उसमें सैनिटेशन भी है, क्लीनिंग भी है, मेंटेनेंस भी है और वो सभी सभी को काम करना पड़ता है। जो उनको दिहाड़ी तय है उसके हिसाब से वो पैसे मिलते हैं। अगर किसी को एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है, तो मैंने एक बार हम लोग अम्बाला जेल जब गए थे तो आपको दिखाया भी था कि किस तरह से उनकी स्थिति होती है और वो हॉस्पिटल में अंदर होते हैं और उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होती है और ऐसा कहीं से भी नहीं होता कि उनका कोई महिमा मंडन करने लायक हो। तो हमने वो गैंगस्टर कल्चर को समाप्त करने की जो मुहिम आपके साथ चलाई और अभी पत्रकार बंधुओं से मेरा डिस्कशन हो रहा था तो उसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया, आप लोगों की वजह से आया, क्योंकि समाज में युवाओं पर ये मैसेज गया कि ये जो महिमा मंडन किया जा रहा है गैंगस्टर्स का, एक गलत किया जा रहा है और ये प्रचार ये दुष्प्रचार है और ये उनको फंसाने के लिए और उनको भटकाने के लिए का ये प्रयास था, जिसको उसको समाप्त किया गया। तो जब गैंगस्टर कल्चर समाप्त करने के बाद हमने ये बात कही थी कि पत्रकार बंधुओं को साथ लेके हम लोग जेल विजिट करेंगे और हमने अम्बाला जेल विजिट किया था। अम्बाला जेल में 6x6 के सेल में किस तरह से गैंगस्टर्स रह रहे हैं और टॉयलेट भी उसमें बना हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई गई थी और किस तरह से वहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है और बाकी सारे वेलफेयर के भी काम हो रहे हैं, वो भी आपको दिखाया था। जो बेकरी का काम था, वुड क्राफ्ट था, जो अपना प्रिंटिंग प्रेस था, तो ये सारी चीज़ें और क्लासेस भी चल रही थी, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा था वो भी मैंने आपको दिखाया था। किस तरह से फ्लेम्स के बारे में बताया जा रहा था, वेल्डिंग के बारे में समझाया जा रहा था कि किस फ्लेम का कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे क्या काम किया जा सकता है। तो ये सारी बातें वहाँ तक चली। फिर एक हमने बात कही थी कि आगे जो है वो 5 ITI और पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हम नए शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए एक्टे से परमिशन ली गई है और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा से उसके बारे में कोऑर्डिनेशन किया गया और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में उसकी वो की गई। और आपने पीछे देखा होगा कि 6 दिसंबर को अंत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने आकर उसका उद्घाटन भी किया। ये एक ऐतिहासिक कदम है हरियाणा के जेलों के लिए, इसके पहले कभी इस तरह की चीज नहीं हुई थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे आए और उन्होंने उद्घाटन किया। अब मैं नई चीज जो लेके आया हूँ आपके सामने, वो ये लेके आया हूँ कि ये तो होगी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन। अब मैं आया हूँ फॉर्मल एजुकेशन पे। कई ऐसे लोग हैं जिनको फॉर्मल एजुकेशन में इंटरेस्ट होता है और फॉर्मल एजुकेशन में हमारे पास जो पहले से अरेंजमेंट था वो NIOS का था और IGNOU का था। पर जैसे लाइब्रेरी में किताबें तो बहुत होती हैं पर उन पर धूल पड़ती हैं और परत पड़ जाती है और उसको पढ़ने वाला कोई नहीं होता है, तो इस तरह की चीज़ें हो गई। तो हमने उसको धूल को झाड़ने का काम किया है, उन किताबों को दोबारा से साफ करके सजोया गया है और हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब फॉर्मल एजुकेशन में तेज़ी से आगे बढ़ें और हमारे जो कैदी आते हैं अगर वो इलिटरेट हैं, हमारे प्रिजन इनमेट इलिटरेट हैं, तो कम से कम वो साक्षर होके जाएं। तो इसमें जितने लोगों का इसमें एडमिशन हुआ है, तो आप अभी देखेंगे पिछले 10 साल में जितने एडमिशन हुए हैं उतना हमने अपने आने के बाद ही यहाँ एडमिशन कराया और इसको और स्ट्रेंथन करेंगे और साल भर में इस एडमिशन को हम दुगना करेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू एनकरेज आवर प्रिजन इनमेट कि वो फॉर्मल एजुकेशन पे भी ध्यान दें और फॉर्मल एजुकेशन में जो हमारे पास कोर्सेज है उसमें हम हाई स्कूल का कोर्स हमारे पास NIOS से है, 12th का कोर्स हमारे पास है, BA का कोर्स हमारे पास है और MA का कोर्स हमारे पास है। तो ये जो आखिरी हमारा जो लक्ष्य है जिसको हमने निर्धारित किया, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी था। दूसरा, इसके साथ ही हमारे पास ओपन एयर जेल है। तो
ओपन जेल हमारे पास है करनाल में और फरीदाबाद में। एक जगह पे 36 फ्लैट बने हुए हैं, एक जगह पे 30 फ्लैट बने हुए हैं। अंडर यूटिलाइज है। 11 उसमें फैमिलीज रह रही हैं। उसमें बेसिकली ये है कि वो अपने फैमिली के साथ रहता है। दोज हु हैव अंडरगॉन फॉर 9-10 years ऑफ देयर इम्प्रिजनमेंट, तो वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, समय पे बाहर रिपोर्ट करता है और समय पे वापस आता है, और इस तरीके से उसका काम चलता है। तो उसके बारे में हमने अपनी ब्रीफिंग सारी तैयार कर रखी है। अभी मैं आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो आप सारे लोगों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि मेरी बात को समय समय पर आप लोगों ने पूछा और उसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया, और जो अपराध है वो थमे, और जो युवा जो भटक के अपराध की तरफ जा रहे थे उनको भी समझ में आ गया कि ये जो पीछे से महिमा मंडन हो रहा है वो पूर्णतया गलत था, और जिस तरह से गाने बजाए जा रहे थे और जिस तरह से युवाओं को भटकाया जा रहा था उस पर एकदम से रोक लग गई। तो इस सबके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सभी का। ये बताएं कि जो आपने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन है, अभी कितने एनरोल हुआ है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में? जी, अभी वर्तमान सेशन में इस समय NIOS में 10वीं के लिए 550, 12वीं के लिए 377 और वेल्डिंग कोर्स में 20 बंदी एनरोल हुए हैं, और इनका एग्जामिनेशन इसी महीने में है। इसी महीने में इनका एग्जामिनेशन हो जाएगा और ये पास भी हो जाएंगे। इन सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान सेशन में इग्नोयू में ग्रेजुएशन के लिए 704, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 16 बंदी और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 134 बंदी एनरोल हुए हैं, और उनका भी एग्जाम इसी महीने में प्रस्तावित है। और पीछे इसमें जो भी दिक्कतें आ रही थी, इग्नोई का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने वहां से पत्र लिखा कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। उन सारे हर्डल्स को हमने नोट किया और यहाँ से हमने लगातार इंस्ट्रक्शंस जारी किए, और हमारे सुप्रीडेंट प्रिजन्स और प्रिजन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन सारे हर्डल्स को, ऑब्स्टिकल्स को हमने खत्म कर दिया है, और इसी महीने में ये सारे एग्जाम हो जाएंगे, और इसी महीने में ये सारे विथ योर बेस्ट विशेष सारे सारे उत्तीर्ण हो जाएंगे। इन्हें कोई अतिरिक्त सुविधा हम देते हैं, जैसे जो उन्होंने इच्छा जताई पढ़ने के लिए, उन्हें समय चाहिए, हम देते हैं उनको सुविधा? जी बिल्कुल, हम इसमें लाइब्रेरी की सुविधा देते हैं, किताबें देते हैं, लाइट और प्रकाश की पूरी उनकी व्यवस्था की जाती है, और अलग से उनको समय अलॉट किया जाता है। वो लिखने पढ़ने का काम करते हैं और लिखने पढ़ने का काम करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। एक ये करनाल की जो आपने और फरीदाबाद की ओपन एयर जेल का बताया जी, तो ये हमारी मतलब अभी इसकी जैसे और जेलों में ओवरफ्लो है, यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ पे अभी इसकी अंडर यूटिलाइजेशन है। इसकी यूटिलाइजेशन को और बढ़ाने की जरूरत है, और अब हम इसको, इस चीज को आगे बढ़ाएंगे कि ओपन एयर जेल की और व्यवस्था की जाए। नहीं, वो अब उसके लिए क्या उपाय करेंगे कि इसकी यूटिलाइजेशन जो है पूरी हो? देखिए, यूटिलाइजेशन पूरी होने के लिए जो क्राइटेरिया है नीचे से, उस क्राइटेरिया पे अभी और लोग भी होंगे जिनको सामने ले आया जाएगा, जिनकी विलिंगनेस भी ली जाएगी। ऐसे लोग जिनकी फैमिलीज हों, जो उस क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी को पूर्ण करते हैं, और फिर उसको लेके हम इसको पूरा भरने की प्रयास करेंगे। कितने नंबर में है सर ये? अभी ये जो करनाल में है मेरे ख्याल से 11 ही है। 30 फ्लैट है, लेकिन 11 ही यूटिलाइज है। हाँ, जो बता दीजिए एक बार, डाटा दे दीजिए प्लीज, बोल दीजिए। फरीदाबाद में 11 है 36 के लिए, और करनाल में 16 है 30 के लिए, और करनाल में 16 है 30 के लिए। साथ ही जिस तरह से ऑपरेशन अभी हम देख रहे हैं, क्रैक डाउन चल रहा है, हॉटस्पॉट चल रहा है, तो हाईटेक जेलों की भी बात हो रही थी। अभी क्या स्थिति है सर, कब तक बनने की एक्सपेक्टेशंस है जो कुख्यात अपराधी हैं उनके लिए जो तैयारी की जाए? देखिए, एक रोहतक में हमारी हाई सिक्योरिटी जेल प्रपोज है, और उस पर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें सारी सैंक्शन हमको मिल चुकी है, और वो अपने कंप्लीशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर ये एक कोई जैसे आपके जो पेट्रोल पंप्स वगैरह भी ऑपरेट कर रहे हैं, कोई और संख्या बढ़ाए जाने की कर रहे हैं प्रयास? पेट्रोल पंप्स के लिए लगातार प्रपोजल्स आ रही हैं, और उसको एग्जामिन कर रहे हैं, समय आने पर उसको बढ़ाया जाएगा।
सर पिछले 3 महीने में जैसे पंचकुला पुलिस ने 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें जो अपराधी पकड़े उनका मतलब बैकग्राउंड वो जेल से निकल के आते थे, तो ऐसा था अगर कोई मतलब चोरी के इंजाम में जेल में गया तो बाहर आकर वो उससे बड़ा अपराध करने की ओर देखता है। तो इनमें मतलब जो कैदियों को कुछ किसी तरीके की काउंसलिंग दी जाती है या मतलब उनको अपराध छोड़ने के लिए किसी तरीके से अवेयर किया जाता है ताकि बाहर आके और उससे बड़े अपराधी ना बने या मतलब उस चीज को छोड़े। देखिए, आपने बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया है। इस प्रसंग में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी समूह में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके का जो समूह का जो मेन पार्ट होता है, वो ये कोशिश करता है कि मैं सुधर जाऊँ और सुधरता ही चला जाऊँ, वो चाहे समाज में ही हो। एक पार्ट ऐसा होता है, वो यही सोचता रहता है कि मेरे हाथ से कभी क्राइम ना हो, और वो सुधरने का प्रयास करता है। और उसका एक छोटा कंपोनेंट होता है जो बिगड़ने का प्रयास करता है। तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों में ऐसा हुआ होगा कि अभी चोरी में थे तो बाहर आए तो रॉबरी में आ गए, डकैती में आ गए, तो ये एक छोटा कंपोनेंट है जो अपने अपराध के करियर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर हमारे पास, आपने दूसरी बात जो पूछी, हमारे पास काउंसलिंग की सारी व्यवस्था है और हमारे पास काउंसलर हर जेल में है। हमारे पास हॉस्पिटल और ड्रग डी एडिक्शन और काउंसलर, ये हमारे सारी जेलों में उपलब्ध है। जो 70% आप देखेंगे जो प्रिजन इनमेट होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, उनमें डिप्रेशन की बीमारी होती है। एक डिप्रेशन की बीमारी होती है। तो डिप्रेशन की बीमारी को खत्म करने के लिए हमें उसमें आप जनरली जाएंगे तो देखेंगे ओपीडी में एक लंबी लाइन लगी रहेगी। आप किसी भी जेल में, जो आप अभी नेक्स्ट जेल हम लोग दोबारा विजिट करेंगे, जिस दिन ओपन एयर जेल विजिट करेंगे उस दिन हम करनाल जेल भी विजिट कर लेंगे, तो साथ ही में, और करनाल ट्रेनिंग एकेडमी भी एक बार देख लेंगे। तो ओपन एयर जेल, ये मैं जो आपको बात बता रहा था, तो इसमें क्या है कि जब वो आप जाएंगे तो देखेंगे ओपीडी में लंबी लाइन लगती है। तो ओपीडी में लंबी लाइन लगती है, उसमें ज्यादातर जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो वो हमारे काउंसलर्स और डॉक्टर, तो डॉक्टर हमारे पास अलग से नियुक्त नहीं होता। डॉक्टर हमको नियुक्त करता है जो सिविल हॉस्पिटल में होता है, वहां से एक डॉक्टर नियुक्त होता है। पर अगर आप उसको कोई आवश्यकता है तो और डॉक्टर भी आ जाते हैं। अगर कोई और आवश्यकता है तो उसे सिविल हॉस्पिटल भी परमिशन के साथ, गार्ड के साथ प्रॉपर भेजा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें कई ऐसे लोग हैं जो अपराध के रास्ते को अपने वो बदल लेते हैं, और कई ऐसे हैं जो अपने अपराध के रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें